तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस में सर्किट्स के कई एलिमेंट्स के बारे में जाना था, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके सिंबल्स के बारे में समझा था। आज हम जानेंगे कि अगर इन एलिमेंट्स को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उनका इक्विवेलेंट किस तरीके से निकाला जाता है या उनका इक्विवेलेंट क्या होता है। ये हम लोग 12th में ही पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम दो तरीके से इन एलिमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, एक है सीरीज़ में, एक है पैरेलल में। यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट है रेजिस्टर। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करें, लेट इट बी R1, ये R1 है हमारे पास, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। R1, R2 एंड R3 ये सीरीज़ में है तो इनमें करंट सेम ही बहेगी, बट हर रेजिस्टेंस के अलोंग वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, V1, V2 एंड V3। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह हम इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इन तीन अलग अलग रेजिस्टेंस की बजाय हम इसके इक्विवेलेंट एक ही रेजिस्टेंस रखकर सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब तीन हमारे पास या कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो उसकी वैल्यू होती है उनका एलजेब्रिक सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, इनका सम, सॉरी R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस का सम होगा। ये हमें समझ में आया कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट हो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस तो हम उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ के। तो हम R इक्विवेलेंट को अगर यहाँ एक सर्किट में रिप्लेस कर दें इन तीनों के बराबर, तो हम सिंगल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी वही वैल्यू आएगी जो इन तीनों से आ रही है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास। अगर रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हों, तीन रेजिस्टेंस हैं, फिर से R1, R2 एंड R3। धारा यहाँ पर मान लिया I1 है, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्योंकि ये सेम पॉइंट है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा, सेम ही होगा। वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम होगा, धारा अलग होगी हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अगर इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड हों तो इन पैरेलल रजिस्टर को हम एक इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंट रजिस्टर हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो उसका रेसिप्रोकल अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आएगा 1/R³ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हुआ कि हमारा जब रजिस्टर सीरीज़ में होता है तो हमारा उसका सम क्या होता है, और जब हमारा पैरेलल में हो तो हम उसको रेसिप्रोकल करके सम निकालते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए। दूसरा हमारा एलिमेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड हो C1, C2, C3, धारा यहाँ भी सेम आएगी और बट वोल्टेज सबके अलोंग अलग अलग होगा, V1, V2, V3। धारा यानी कि आपका क्या हो रहा है, चार्ज की बात कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = CV। वोल्टेज अलग है बट चार्ज सेम आएगा। तो हम यहाँ से भी अगर हम इसको कनेक्ट करें, सीरीज़ में कनेक्ट करें, एक सिंपली आप इसको नोट कर सकते हो, ये रजिस्टर के उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर सीरीज़ में उस तरीके से जुड़ेगा जैसे ये पैरेलल में जुड़ता है। तो इसका इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिमिलरली अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर C1, C2, C3 इनका इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट बराबर होगा
तीनों के सम के। यहाँ पर भी आपको ध्यान है ये वोल्टेज यहाँ पर सेम रहेगा, सेम पॉइंट्स हैं तो, बट I1 I2 I3 यानी कि Q1 Q2 Q3 आएगा आपके पास। ये क्लियर हुआ। हमारे पास तीसरा जो है, तीसरा सर्किट एलिमेंट हमारे पास था इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आपका बेसिकली रजिस्टर के समान ही होता है। जैसे यानी कि अगर इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस आपका किस रूल को फॉलो करेगा, सीरीज में कैसे कनेक्टेड होगा, जैसे आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास एल की वैल्यू या एल इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, समीशन ऑफ एल, जितने भी उसमें इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उन सब का सम। सिमिलरली पैरेलल जो है उसके लिए आपके पास एल इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा समीशन ऑफ एल, जितने भी आपके इंडक्टेंस लगे हैं उनका रेसिप्रोकल का सम। तो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टेंस ये तीनों पैरेलल में और सीरीज में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास एक होता है वोल्टेज डिवीज़न और एक होता है करंट डिवीज़न। वोल्टेज डिवीज़न क्या है और करंट डिवीज़न क्या है, या वो किसी सर्किट में मान लीजिए बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अलोंग कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलता है सीरीज रजिस्टर में। यानी कि अगर यहाँ पर जैसे मैंने दिखाए हुए थे कि हमारे पास कितने सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड है, तो वहाँ पर्टिकुलर किसी, मान लो दिस इज़ द आर एन, यहाँ तक भी जा रहा है डॉट डॉट, आगे भी जा रहा है, तो जो आर एन और यहाँ पर वी एस सप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज है, तो वी एन, पर्टिकुलर वी एन हमारे पास कितना होगा, वी एन हमारे पास आएगा आर एन अपॉन समीशन ऑफ आर, जितने भी आर हैं आपके, इनटू वी। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीज़न। सिमिलरली आपका करंट डिवीज़न भी होता है। करंट डिवीज़न में क्या है कि आपका सप्लाइड वोल्टेज है और रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं आपके, पैरेलल में। आपके रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, तो वहाँ पर आपका करंट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी तरीके से निकाल कर देखिएगा कि अगर आर एन वहाँ पर है तो हम वहाँ पर कैसे निकालेंगे। ये आपको पता चला कैसे निकाला, पहले हमने क्या निकाला, आई निकाला। आई कैसे निकला, टोटल वोल्टेज सप्लाई अपॉन जितना भी टोटल आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट, मैंने कहा था समीशन होगा, तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। V अपॉन आर इजकल टू क्या हो गया, आई, दिस बिलोंग्स टू आई। ये क्या बता रहा है आपका, आई बता रहा है। तो हम इसमें निकालने, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अगर हमें निकालना है तो हमें पता होना चाहिए धारा कितनी बह रही है, धारा आई बह रही है। आई इजकल टू क्या, V अपॉन समीशन ओवर आर और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आप सीरीज़ का निकाल कर बताइएगा कि सीरीज़ में आर एन के अलोंग आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। एक टर्म होती है आपकी नेटवर्क, दूसरी टर्म है सर्किट। नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं वैसे, बट नेटवर्क और सर्किट में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेटवर्क आपका बंद हो भी सकता है और ओपन भी हो सकता है, बट सर्किट आपका क्लोज होगा। यानी कि सर्किट में क्या होगा, करंट के लिए रिटर्न पाथ होगा। सर्किट के अंदर क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, रिटर्न पाथ फॉर करंट।
नेटवर्क आपका क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, बट सर्किट में हमेशा क्या होगा, रिटर्न पाथ फॉर करंट हमेशा होगा। एक चीज़ ये है, इसके अलावा आपकी टर्म आती है, एक आती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसमें, कि हम उसको ट्विस्ट करें, है ना, टर्न करें, तो भी उसके एलिमेंट्स जो है उनमें बहने वाली धारा है उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, और उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो हमें सिंप्लीफाई कर सकें, जिससे कि हम क्या करें, इक्विवेलेंट वैल्यूज़ निकाल कर उसको और एक और सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि मानो ये मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर जो है इसको डेल्टा स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर अगर कोई आपके पास डेल्टा स्ट्रक्चर हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको, ये बराबर है किसके, इसके। देखने में अलग लग रहा है बट सेम ही है, पाई सेक्शन के बराबर ही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को निकाल के इधर, ये शॉर्ट सर्किट हैं अभी भी वैसे ही हैं जैसे इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये शॉर्ट सर्किट है, यानी कि ये अभी भी उतने ही कनेक्टेड हैं जितने इसमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को, सर्किट को थोड़ा ट्विस्ट करके, टर्न करके या एलोंगेट करके चेंज करें, उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज करें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम उसको टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी के बाद हमारे पास नेटवर्क में ही कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। पहला है आपका ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? शाखा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक लाइन जिसमें कोई एलिमेंट हो उसे हम ब्रांच कहते हैं। मतलब ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। क्या ये ब्रांच है? नहीं, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो एक एलिमेंट को कंसिस्ट करती हो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अब अगली आपकी टर्म है जिसे हम कहते हैं नोड। नोड क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा शाखाएं या ब्रांचेस जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जंक्शन पर आकर मिलती हैं, उसको हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक नोड है, नोड, ब्रांच। नोड में भी एक टर्म है प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड जहाँ पर, जिस पॉइंट पर आपकी मिनिमम तीन या तीन से ज़्यादा शाखाएं आकर मिल रही हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उस सर्किट का प्रिंसिपल नोड कहेंगे। थर्ड टर्म आपके पास है मैश। पास क्या होता है? मान लीजिए, चलिए यहाँ पर एक सर्किट बनाकर इसको बना के देखते हैं हम लोग कि मेरे पास हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है इस तरीके से। यहाँ पर 4 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल नोड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन पॉइंट्स, 3 ब्रांचेस आकर मिल रही हैं। ये भी आपकी एक नोड है, ये भी नोड है, और एक नोड ये भी है। ठीक है, तो आपको नोड समझ में आया, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। ब्रांचेस क्लियर हुए। अब हम बात कर रहे हैं कि मैश क्या होता है। मैश वो होता है स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट लूप। स्मॉलेस्ट लूप, वो लूप, छोटा लूप है ना, जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। यानी कि ये जो आपके पास क्लोज लूप बन रहा है, ये आपका क्या है, मैश है। दिस इज मैश 1। इसी तरीके से ये आपका एक बन रहा है मैश, ये आपका क्या हो गया, मैश नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं कि लूप भी कुछ होता है। तो मैश और लूप क्या अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? इन दोनों के बीच में एक बेसिक फ़र्क है कि हमारे पास मैश तो इस सर्किट में कितने आ गए, 2 आ गए, लेकिन लूप हमारे पास कितने होंगे, एक लूप ये भी है, एक लूप ये भी है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो ए लूप जिसके अंदर ये दोनों हैं।
तो एक बड़ा लूप है, यानी कि लूप के अंदर आपके क्लोज लूप हो सकते हैं, एक लूप के अंदर और लूप भी हो सकते हैं, बट मैश के अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता। तो हमारे पास लूप्स की संख्या तो यहाँ पर 3 है, जबकि मैश हमारे पास 2 है। मैश और लूप क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। हमारे पास किरचॉफ लॉज हैं सर्किट को एनालाइज करने के लिए। जैसे ओम्स लॉ बहुत फंडामेंटल है, उसी तरीके से किरचॉफ लॉ भी है। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, आपका है पहला है किरचॉफ करंट लॉ, सेकंड है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ आपका क्या कहता है कि किसी नोड पर, दिस इज एट ए नोड, किरचॉफ लॉ को आप कहाँ लगाएंगे, किसी न किसी नोड पर, ठीक है। और वोल्टेज लॉ को आप क्या लगाएंगे, किसी न किसी मैश में, इन अ मैश, ठीक है। एट ए नोड, नोड पे यानी कि जहाँ पर आपके कई शाखाएं मिल रही हैं, तो मान लिया यहाँ से धारा I1 आ रही है, ये जा रही है I2, चलो ये भी आ रही है I3, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। दिस इज एट करंट लॉ। मैश में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये E है और एक यहाँ पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप्स इन एलिमेंट के अक्रॉस है वो बराबर होगा, उसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, जो हमारे पास बैटरी द्वारा सप्लाई वोल्टेज है उसके। तो ये हमारे पास करंट क्लियर हुआ, करंट लॉ क्या है और वोल्टेज लॉ क्या है। दोनों हम लगाते कहाँ पर हैं, इसको नोड पर लगाते हैं, इसको मैश में लगाते हैं। नोड और मैश ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, सर्किट का एनालिसिस करते हैं। हम अभी अगले लेक्चर में जानेंगे कि मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस क्या होते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे थ्योरम्स के बारे में, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैनी अदर्स। थैंक यू।